अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक शख्स जो है वो निकलता है बाहर और कहता है कि धांधली हुई है, हर तरफ जो है वो धांधली हुई है, 4 हलकों को खोल दिया जाए। फिर धरना दिया जाता है, कंटेनर पर खड़ा हुआ जाता था है और 126 दिन का मैसिव धरना दिया जाता है उनकी जानिब से। उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज भी उनके साथ मिलती हैं। फिर ऐसा होता है 2018 के इलेक्शन होते हैं और वही पार्टी जो धांधली धांधली करती थी बरसर इक़्तिदार आ जाती है। लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है, मामला यहाँ पे और ज़्यादा तूल पकड़ता है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब खुद भी हुकूमत में आ जाते हैं वो लोग, फिर भी ये कहते हैं कि धांधली हुई है। और अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी यही हुकूमती पार्टी कहती है कि धांधली हुई है। जब हुकूमत में नहीं थे तब धांधली थी, जब हुकूमत में हैं तब धांधली है। तारीख की ये पहली हुकूमत है जो धांधली से शुरू हुई, धांधली पर चल रही है और एक ही बयानिया है कि धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई। अगर धांधली हुई तो आप जीते हैं और अब आप हार भी रहे हैं तो धांधली हुई है। अभी मामला यहाँ पे ये हुआ था कि डस्का यानी 75 का मामला था जिसके अंदर जो है वो कहा यह जा रहा है कि धांधली हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बोला है कि 20 हलकों को खुलवाया जाए, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि पूरे हलके में इलेक्शन जो है वो दोबारा हो। प्रोग्राम में हमने मदू किया है फयाज फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको वेलकम करेंगे। नदीम कासिम साहब नुमाइंदा PTI हैं और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, इनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। एडवोकेट उज़मा ज़की साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, लॉयर्स फोरम की ये मेंबर हैं। फयाज साहब आपसे शुरू करूंगा। इंट्रो आपने सुना, धांधली से मामला शुरू हुआ था, तारीख की पहली हुकूमत है जो धांधली धांधली का शोर मचा रही है, मामला रुक नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि जब से डस्का का इलेक्शन हुआ है तो एक हफ्ता से ज़्यादा अरसा हो गया है और आप देख रहे हैं कि उसमें एक रौनक लगी हुई है, मीडिया पे उस पर डिस्कस हो रहा है, गली मालूम में पॉलिटिशियन हर बंदा उस डस्का को डिस्कस कर रहा है। वो जो धांधली की आपने बात की है कि धांधली का जो इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने उनका एक मंशूर था कि हमें उनकी अगर एक था तो ये था कि इलेक्शन शफाफ होंगे, दूसरा करप्शन का खात्मा होगा। तो इलेक्शन को शफाफ होना तो उनका मंशूर का हिस्सा है, उनकी काविशों का हिस्सा है, उनकी सोच था, महवर था। लेकिन अभी जो 75 में सूरत नज़र आई है और जिस तरह धांधली के देखने में मंजर मिले हैं और दोनों पार्टियों को आप देख रहे हैं कि दोनों क्लेम कर रही हैं कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि PTI ने धांधली किया है, PTI वाले कह रहे हैं नून लीग ने धांधली किया है। तो इसमें एक तो रोल है प्राइम मिनिस्टर का कि वो क्या स्टैंड लेते हैं और उन्होंने जिस तरह कह दिया कि 20 हल्कों में इलेक्शन, जो 20 पोलिंग स्टेशन है वहाँ इलेक्शन हो, मेरे ख्याल में उन्हें और फराखदिली से कहना चाहिए कि अगर जिस तरह अपोजिशन मुतमिन होती है वो उस तरह इलेक्शन करे, क्योंकि वो उनकी तो हमेशा शुरू से ये ख्वाहिश थी कि उनको ये मौका मिले कि इलेक्शन वो शफाफ करें। लेकिन उमर मैं समझता हूँ कि इसमें जो सारा अब रोल आ गया है वो ना PTI का रहा है और ना PMLN का, वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक टेस्ट केस है कि अब वो इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस हल्के को बुनियाद बनाकर अभी तक जो सूरत हाल है आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया है। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं जी हमारे रिटर्निंग अफसर्स को ही जो है वो उठा लिया गया, वही ना एक से उठा लिया गया। और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है, जो उन्होंने अभी तक स्टैंड लिया है, वो उस पर मीडिया भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है और वो तमाम हल्के भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन शफाफ हो और उनका स्टैंड अभी तक जो है वो ठीक जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इसके बाद जब दोनों पार्टियां अपनी कामयाबी को क्लेम कर रही हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके बाद अब फैसला क्या करता है। अब जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, आया वो पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ इलेक्शन होगा या पूरे हल्के में इलेक्शन होगा, अब सारी सूरत हाल बन रही है उसके सामने। और उसको PMLN कैसे तस्लीम करती है, उसको PTI कैसे तस्लीम करती है, तो ये जो अगले चंद दिन हैं जब यूँ ही ये फैसला आता है तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो एक बहस पिछले एक हफ्ते से जारी है और उस बहस का अब देखें क्या नतीजा निकलता है। इट डिपेंड्स कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करता है। ठीक है फयाज साहब, आपकी बात आ गई है। नदीम कासिम साहब मुझे ये बताएं कि मामला धांधली से शुरू हुआ था, धांधली चल रही है, धांधली धांधली हो जा रही है, 75 का इलेक्शन आपके सामने है और हार को कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि धांधली हुई है, 20 हलकों को खुलवाया जाए। फयाज साहब ने बात की कि अपोजिशन की बात को ऊपर रखना चाहिए, अपोजिशन तो कह रही है सारे हलके में इलेक्शन दोबारा करवा लें। क्या सोच रही है आपकी पार्टी? उमर साहब, मैं ना आपके 1-2 मिनट ज़्यादा लूँगा, क्योंकि अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में ना जाएं तो बात समझनी या समझानी मुश्किल हो जाएगी। बात ये है कि कुछ कोरोना पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट और अपोजिशन में
एक पर्सनैलिटी क्लैश जो है वो ग्रो करता गया सही। और स्वीयर हो गया। इसी स्वीयर गेम के दौरान किया क्या कि अपोजिशन का होल्ड था ट्रेडर्स पे। उन्होंने कुछ फूड जो ईटेबल्स आइटम थी उनकी डिमांड बढ़ी कोरोना पैंडेमिक के दौरान। ऊपर से ट्रेडर उनके साथ था, उन्होंने ट्रेडर को अपने साथ मिला के कोशिश की कि ईटेबल स्टॉक्स में गवर्नमेंट को डिफीट किया जाए। और उससे क्या हुआ कि ग्रोअर यानी जो जिसको हम अपना जिमीदार कहते हैं, जिमीदार को एक फायदा मिला। पिछला जो सारा साल है आप इसकी हिस्ट्री देख लें, थ्रू आउट द पाकिस्तान ग्रोअर हर जगह खुश है और गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आपको ग्रोअर हर जगह गवर्नमेंट की तारीफ करता नजर आएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप हल्का 75 में आ जाएं। हल्का 75 मेरा एक गांव का जमींदार हूं मैं उस हल्के में, और मेरी जमीन है एक हल्के में। उसी मेरा जो गांव था और मेरे इर्द गिर्द के गांव थे, मैंने उनका रिजल्ट कल चेक कर रहा था, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून का बहुत पावरफुल वोट बैंक था। और उन चक्कों में कोई धांधली, और मैंने पूछा उन लोगों को पर्सनली, उन्होंने कहा यहां हमारे कोई धांधली नहीं हुई, हमारा वोट बैंक चेंज हो गया, लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया था। जिम्मेदार गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। उस देहाती हल्के से ओवरऑल इनको जहां डिफीट हुई है वहां पर इनका जो थी पॉपुलैरिटी वो भी वीक हुई थी। अब ये है कि ब्लेम गेम, क्योंकि अपोजिशन हर सूरत चाहती है कि हमने इस गवर्नमेंट को टॉपल करना है, गवर्नमेंट भी हर सूरत अपने आप को सस्टेन करना चाह रही है। तो उसमें मैं माजरत के साथ गवर्नमेंट पार्टी का हिस्सा होकर भी आपको ये एक बात कहूंगा कि दोनों तरफ से ब्लेम गेम है। सही सही। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? उटमा साहिबा मुझे ये बताएं कि मामला जो है वो नून लीग की जानिब से भी ब्लेम गेम का उन्होंने जैसे जिक्र किया कि ब्लेम गेम चलती आ रही है, क्या समझती हैं NA-75 में क्या होना चाहिए? आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि सारा इलेक्शन जो है वो दोबारा करवाया जाए। सबसे पहली बात ये कि दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है, और NA-75 का कंट्रोवर्शियल होना तो ये तो सब ने मीडिया पे देख लिया और सबको ही अंदाज़ा हो चुका कि असल हकीकत क्या है और किसका कितना पार्ट एंड रोल प्ले है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने अपने हलकों में तो कॉन्फिडेंट होना कि जी हम अपोजिशन जो है वो लीड कर रही थी, तो अगर हम यही बात आगे लेके चलें तो लीड करने वाली बात के बाद जो लास्ट 2 आवर्स में मामलात बने वो हर चैनल ने सिक्योर भी किए हैं, हर चैनल के पास उसका वो पूरी है चल रही है बात। एग्जैक्टली। और ये अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पे अपना क्या वर्डिक्ट लेके आता है। दूसरी चीज़ ये है कि नो डाउट इलेक्शन कमीशन के लोग उठाए गए, और फिर वो कौन सी थर्ड यानी ऐसी कौन सी हिडन लोग हैं कि जो इस सारे मामले को वॉच भी कर रहे थे, टैकल भी कर रहे थे, और इवन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट थी या एक दूसरे की लेग पुलिंग थी, लेकिन साफ शफाफ तरीके से। और जो डेथ्स वहाँ पे हुई डस्का में देखा, वो दैट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यही तो हमें इंश्योर करना होता है कि अगले की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, तो उसकी शफाफियत। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कोरोना के अंदर SOPs के अंदर रहते हुए भी बहुत कुछ मैनेज हुआ और करना चाहिए। PML ने भी अपने बिहाफ पे जिस कदर वो अपने अपने हलकों में काम कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, वर्कर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि एडिबल्स का महंगा होना या सस्ता होना, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जी एडिबल्स जो हैं वो महंगी हुई हैं, महंगाई हुई है, इस दौर में महंगाई हुई है। और ख़ास तौर पर जैसे नदीम कासिम साहब ने कहा है कि जी ये नई तमाम ज़मींदार बड़े खुश हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि दे आर नॉट हैप्पी। वो तो पहले दिन से ही ये सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं कि भाई जैसे पहले की सूरत हाल थी। और PTI का इस बात पे आना कि जी हम महंगाई नहीं होने देंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो वर्डिक्ट था बिफोर इलेक्शन वो वाज़े था कि भी ये नहीं होगा। तो अब क्या अदर फैक्टर्स हैं, क्या एक इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, उनकी हुकूमत में भी धांधली हो गई है, फिर वो हो गया, वो नज़र आता है। और डेफिनेटली आप गवर्न करें लेकिन आप अवाम का सोचें, ख्याल करें, ये चीज़ है। अच्छा फयाज साहब, आप क्या समझते हैं
मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है इस इलेक्शन को। जब देखा ये गया था, सारे टीवी चैनल्स नहीं चला रहे थे, बशमूल हमारे भी, कि नून लीग का उम्मीदवार आगे है, फिर एकदम से पांसा पलटा और कहा यह गया कि पीटीआई का उम्मीदवार आगे हो गया, फिर 20 हल्कों का रोक लिया गया रिजल्ट। क्या पोलिंग स्टेशंस का क्या समझ रहे हैं, क्या हुआ, क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है इसको? देखिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो अलामिया जारी किया उसमें बड़ी क्लियर कट उन्होंने बात कह दी है कि इसमें पंजाब हुकूमत जो है उसकी कमज़ोरी है, मकामी इंतज़ामिया की कमज़ोरी है। देखिए उमर, अगर हम देखें तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब आए उन्होंने एक तहरीक चलाई, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक बंदा आया और उसने ये नारा लगाया कि शफाफ इंतखाब होंगे। कौम ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं देखा था, ना कौम ये चाहती थी कि वज़ीर-ए-आज़म बने। कौम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शक्ल में एक लीडर को देख रही थी कि एक लीडर मिलेगा। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म तो इस मुल्क में पहले भी बहुत से बने, लेकिन इससे थोड़ी सी लोगों की डिफरेंट तवक्को थी कि ये एक लीडर होगा और लीडर ऐसा होगा जो मुल्क की मैशत को बेहतर बनाएगा, जो इदारों को बेहतर बनाएगा, जो लोगों के मामला दुरुस्त करेगा, इंटरनेशनल भी पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन ये बात बड़ी सही है कि प्राइम मिनिस्टर या पीटीआई की हुकूमत उस तरह लोगों को नहीं दे सकती, डिलीवर नहीं कर सकती जो तवक्कुआत थी। महंगाई के हवाले से, महंगाई मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन महंगाई तो एक बड़ी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो महंगाई बढ़ी है। और लोग, मैंने एक महफिल में खान साहब को भी कहा था कि आप कोई भी महंगाई को किसी भी शक्ल में आप कहना कि ये मजबूरी थी, ये पिछली हुकूमत की खामियाँ थी, ये उनकी कोताहियाँ थी, महंगाई को इस मुल्क की आवाम किसी सूरत में किसी शक्ल में कबूल नहीं करेगी। और ये आप अभी जो इलेक्शन हुआ है देख लें कि हमेशा कहते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और अभी नौशहरा से सीट हारी है, वज़ीराबाद से सीट हारी है, यहाँ भी डस्का में भी उन्हें एक टफ टाइम मिला है सिर्फ इसलिए। नून लीग ने एक ट्रेंड सेट किया है कि ज़िमनी इलेक्शन इसमें मैं आपको बताऊँ उमर, मैं सिर्फ मज़ेदार आपको बात बताऊँ कि इसमें जो मेन कामयाबी है ना वो नून लीग की नहीं है। ये नहीं कि नून लीग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए नून उसको वोट दे रही है। ये खान साहब की मेहरबानी है, उनसे दोस्ती है। खान साहब वो सारे काम कर रहे हैं कि वोटर जो खुद बहुत उधर जा रहा है। तो इसलिए ये कहना कि अब खान साहब को ये सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इस इलेक्शन को देखना पड़ेगा। उन्होंने आगे जनरल इलेक्शन में भी जाना है तो उन्हें ऐसे फैसले करने का। दूसरा मैं कहता हूँ कि खान साहब को तो इस इलेक्शन की एक सीट का मसला है ना, एक बड़ा फैसला कर दें, खुल के खेल लें कि, और वो जो उनके मंशूर का हिस्सा था जो आपने इंटरव्यू में कहा था कि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा एक सीट हार जाएगा। और अगर ये एक सीट हार जाएंगे ना और ये चीज़ इस्टेब्लिश कर देंगे, सीट ना का मसला है। हाँ, नहीं, अगर ये सीट हार जाए दूसरी तरफ देखें और ये इस्टेब्लिश कर दें कि हम साहब कैसे अपनी सीट दे दें सर। उमर मेरी बात सुनो, अगर वो ये सोचें कि हमने ये सीट हार जानी लेकिन हमने इस्टेब्लिश कर देना है कि हम शफाफ इंतखाब चाहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को ओपन कर दिया। नदीम कासिम साहब से पूछ लेते हैं सर, फयाज साहब ने बात की, कहा भी यही जाता है ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हुकूमती पार्टी का होता है। अब क्या हो गया सर, पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? आप तो कह रहे हैं जमींदार बड़े खुश हैं, फिर भी हार गए हैं ज़िमनी इलेक्शन। जी मैं उमर, इसके लिए ना एक बात जो मैं कर चुका हूँ, बड़ाई साहब ने ठीक बात कही है, नो डाउट, मगर ये है कि आप जो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन हार गए हैं, ज़िमनी इलेक्शन आप नौशहरा की बात कर रहे हैं। नौशहरा में पीटीआई के अपने अंदर की ग्रुपिंग थी, एक नो डाउट पार्टी के अंदर इमरान खान से नीचे कुछ मसाइल हैं, हमारे पास प्रॉपर टीम वर्क नहीं है हमारा उस वक्त तक। उसके लिए मैं एक सिस्टम की खराबी की बात करूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वोटर को हुकअप करने के लिए इलेक्टेबल्स को 85 या 80s के दौर में लेके आए आगे, और इलेक्टेबल्स के जरिए अपने वोट को कंट्रोल किया, और इलेक्टेबल्स का अपना वोट बैंक उनके साथ चल रहा है। डस्का में आप देखें तो कितने इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया और उन इलेक्टेबल्स के साथ उनका वोट बैंक चलता गया और डस्का में मिल गया, फिर भी मुतनाज़ा हो गया इलेक्शन, फिर भी कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद आप नौशहरा में आ जाएं, नौशहरा में आप देखें कि वही इलेक्टेबल खटक साहब और खटक साहब का भाई, वो इलेक्टेबल था, उसने पीएमएलएन को सपोर्ट किया, उसका वोट बैंक उसके साथ चला। वो वहां पे रिफ्ट थी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के दरमियान और एक चीफ मिनिस्टर के दरमियान। मैं माजरत के साथ एक बात बड़ी वाजे कहूंगा कि दोनों चीफ मिनिस्टर पंजाब का और केपीके का, उनसे जिस लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव रेट की जरूरत थी वो उनसे परफॉर्म नहीं वो भी नहीं कर पाए, वो नहीं डिलीवर। मगर उसके साथ साथ एक बात मैं फिर कहूंगा
कि हमारे सिस्टम की सफाई के लिए इलेक्टेबल्स का जो सिस्टम है इसको भी अबॉलिश करना पड़ेगा और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप नए लोगों को, पढ़ी लिखी क्लास को, नए नौजवानों को आप मौका नहीं देते, उनको पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाते, आप किसी बड़ी चेंज की तवक्को नहीं कर सकते। यही बात कर लेते हैं एडवोकेट उस्मा साहिबा से। उस्मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह पहले भी बात हो रही थी, नून लीग का कोई किरदार नहीं है इस जीत के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो खुद ही गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है वो जीत गए हैं। आप समझती हैं बात ठीक है? आपका कोई वर्क नहीं किया, आपने कोई हिकमत अमली नहीं तैयार की? देखिए, जहाँ तक लोकल लेवल की बात है ना, तो जो लोकल गवर्नमेंट एक सिस्टम भी है और उसके अलावा जो वहाँ पे हर पार्टी के लोग अपना रोल प्ले करते हैं ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो कोई ऐसा मजाक नहीं है कि आप आज 4 लोग जो हैं वो किसी पार्टी की तरफ से अनाउंस होकर और वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, नॉट पॉलिटिकली बट लोकल जो विसिनिटी है वहाँ के तमाम मसाइल को सामने रखते हुए। तो इस हिसाब से मैं नहीं समझती कि पीटीआई की कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से हम लोगों ने लीड ली है। जो यानी कॉन्सिक्वेंसीज आप लोगों ने काम किया? काम तो ऑब्वियसली चल रहे हैं और चलते हैं और करने पड़ते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप घर बैठ के कोई सीट सिक्योर कर लेते हैं, ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं होता, ये तो उसूल है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की बात है, यहाँ पे लैक ऑफ वर्किंग और वो चीज़ें अगर माजी में थी तो वो उनको देखनी चाहिए थी। इस वक्त जो है हमने अगर उनको कम्पीट किया है तो हमने अपने मेरिट्स पे किया है। हमारी अपनी अगर वहाँ पे हलके में, किसी भी हलके में अगर हमारी स्ट्रेंथ रही है तो वो है। बहुत से ऐसे हलके हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे नदीम साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, उस वाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सोचा, देखा गया और आपके सामने असेंबली में जो स्ट्रेंथ बैठी हुई है वो अपने अपने हलके से मुंतखब होकर आई है। ये नहीं है कि रिगिंग हुई और ये सारा कुछ हुआ। इलेक्टोरल जो है सारा सिलसिला वो सबके सामने है। ठीक है। बात कर लेते हैं जी कुछ सेनेट इलेक्शन के हवाले से। और सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन होना चाहिए, ये मौक़िफ़ है नून लीग का, जबकि पीटीआई वाले कह रहे हैं ओपन बैलेट से होना चाहिए। मामला भी चल रहा है, लेकिन खबर आज ये आई है कि सेनेट इलेक्शन ज़रा ये कहते हैं पंजाब से नून लीग और तहरीक इंसाफ के दो उम्मीदवार बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। मामला बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। पहले सेनेट की बात हो रही थी, बीच में डस्का का मामला आ गया, लेकिन बहरहाल सेनेट के इलेक्शन आने हैं। फयाज साहब, क्या समझ रहे हैं, कौन मैदान मारेगा? देखिए जी, मेन जो इस वक्त जो सीट है वो जो इस्लामाबाद की सीट है, वहाँ पे ज़्यादा शोर मचा हुआ है। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन में ले रहे हैं और जो देखा जा रहा है कि इस वक्त जो एक मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी एक मजबूत उम्मीदवार है और हुकूमत को बड़ा सेटअप हो सकता है और बड़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। देखिए, इलेक्शन में मेरा अपना ख्याल है कि जो सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट है वहाँ हुकूमत पूरा जोर लगाएगी, यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतने नहीं देगी। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस वक्त जो माहौल बना दिया और जो मीडिया इस वक्त बता रहा है कि वो जीत जाते, क्योंकि इस सीट पे पूरी हुकूमत डिपेंड करती है। अगर उस सीट से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो आप समझें कि आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया है। तो ये सीट इतनी इजी नहीं है कि गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बैठी है, उनके लोग भी बैठे हैं, तो वो भी प्लानिंग कर रहे हैं सारी। तो एक्चुअली जोड़ तोड़ हो रहा है पूरे मुल्क में। उधर जरदारी साहब हैं, मियाँ साहब भी लंदन में बैठकर अपने दाव पे जो है वो सारे इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो कई वसाइल होते हैं और कई ज़राए होते हैं। तो ये एक कहते हैं कि सेनेट की जंग शुरू होने वाली है और वैसे मैं समझता हूँ कि ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं उमर, इनको शफाफ होना चाहिए। इसमें लोगों को, ये पार्टियों, क्या समझते हैं, सियासी पार्टियों बैलेट होना चाहिए या सियासी पार्टियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उनको सब मिलकर ये काम करना चाहिए कि सेनेट का एक जो सबसे बड़ा इस मुल्क का इदारा है उसमें जो लोग आए शफाफ अंदाज में आए और जो भी तरमीम करनी है उन्होंने, ये सही बात कहते हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, कि उसको आइन के मुताबिक अपना उससे असम्बली से लेकर आएँ। और यहाँ तक ये है कि वोटर को, वैसे ये तो एक कहते हैं जी वो पैसे ले जाएगा, पैसे दे जाएगा, पैसे बचा जाएगा, लेकिन एक जब उम्र आप हमेशा मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि वोटर को ये हक ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपने वोट को आज़ादाना तौर पर, सीक्रेट तौर पर इस्तेमाल करें। इलेक्शन का मकसद ही यही होता है। ये कोई बात नहीं कि आप सामने खड़े होकर जी तुम उसके साथ हो, तुम उसके साथ हो, ये बता दो, तो फिर इलेक्शन का तो लफ्ज़ ही ख़त्म कर दें कि इलेक्शन हो रहा है। तो ये आप हमेशा इस पॉइंट पे आप अपने प्रोग्राम में बात करते हैं और ये अच्छी बात करते हैं कि जब इलेक्शन है तो जो वोट डाल रहा है
उसको इंडिपेंडेंट अपनी राय का, अपने ज़मीर का हक होना चाहिए। अगर ये उससे आप हक छीन रहे हैं तो फिर मैथमेटिकली बैठ जाएं और फैसला करें 3 उस पार्टी की सीटें, 3 उस पार्टी की सीटें, साइन करा लें जी, नाम लिख जी। इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं। तो इस वक्त जो सारी जंग चल रही है सेनेट इलेक्शन की, मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों को इसमें बड़े मुदब्बराना अंदाज से और इसको ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, नहीं होना बेहतरीन चाहिए तरीके से और जो कोई है ऐसा सारे तरीका करने चाहिए जो, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे ना कि अब इस मुल्क को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए, और इन्होंने एक बनाना लफ्ज़ अभी बैठे हुए ये कह रहे थे कि एक हर चीज़ में दयानतदारी भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर सारे लीडर थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करिए, दयानतदारी करो, इस कौम का भी हिस्सा है, इस कौम का भी कोई हक है, हम कुछ इनको दे जाएं, अपनी ज़ात याद से थोड़ा सा आगे बढ़ें, अपनी ज़ात को की जो सोच है उसको से आगे जाएँ, तो यकीनन इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी आ सकती है। और अगर सेनेट का अदारा जो है, जो एक मुस्तकिल इदारा है, अगर उसके लोग बेहतर होंगे तो यकीनन वो बेहतर डिलीवर करेंगे। और इस वक्त ज़रूरत है, और कौम पूरी प्राइम मिनिस्टर को देख रही है। प्राइम मिनिस्टर के लिए देर, मैं समझता हूँ अब काम में उन्होंने अच्छे फैसले करने चाहिए। लोग काफ़ी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और अभी जो नदीम थोड़े साहब बहुत- से पूछ लेते हैं। नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि मामला जो सेनेट इलेक्शन का है, इस्लामाबाद की सीट के बारे से बात हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से डर रहे हैं आप? मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीटीएम के, और उनके मुकाबले में हफीज शेख साहब को लेकर आना, आज पार्टी के काफ़ी अंदरूनी मसाइल हैं। असद उमर साहब भी जो है वो उनसे नाला नज़र आते हैं, क्यों कर उनको सपोर्ट करेंगे जिन्होंने खुद महंगाई कर दी है, ख़जाना उनसे संभाला नहीं जा रहा। पहले तो आप लोग कहते थे हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अब बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो टिकट दे दी है, सेनेट के लिए उम्मीदवार लेके आ रहे हैं। उमर, इस मामले में मैं पहले भी आपसे एक बात कर चुका हूँ कि इलेक्टेबल्स पीटीआई, पीएमएलएन और पीएमएलक्यू के अलावा इटसेल्फ एक पार्टी है कि वी आर इलेक्टेबल्स, और इन तमाम इलेक्टेबल्स की आपस में इंटरेक्शन है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई अपसेट ना हो, मगर खुदा ना खास्ता अगर कोई अपसेट होता है इस सेनेट इलेक्शन में, शायद ये जो हमारा सियासतदान है इसके लिए सेकंड लास्ट या लास्ट चांस होगा। हमारे अदारे जो हैं वो डिलीवर करना शुरू हो गए हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स डिलीवर कर रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिलीवर कर रही है। अब धब्बा रह गया तो हमारे पॉलिटिशियन पे इनकॉम्पिटेंट का रह गया। तो इनकी इनकॉम्पिटेंसी से निकलने के लिए इनको अपना आप प्रूव करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हमने अमानत और दयानत से क्या फैसला किया है, और उसके बाद ये अपने आप को एक स्टेक होल्डर के तौर पर प्रूव कर पाएंगे, और इसके बाद शायद इनको ये मौका दोबारा कभी भी ना मिले। क्या समझते हैं, इस्लामाबाद की सीट मारेंगे या शिकस्त होगी? उम्मीदवार आपके इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले में। उस मामले में देखें, हमारी पार्टी के अंदर नाराजगियां जरूर हैं कि हमारा एमएनए और हमारा पार्लियामेंटेरियन कुछ प्रिविलेजेस मांग रहा है। खान साहब ने अभी तक कोई ऐसा प्रिविलेज जो पार्लियामेंटेरियन को जरूरत से ज्यादा हो नहीं दिया। खान साहब ने बाउंड्री से बाहर निकल के किसी को oblige नहीं किया। तो इस सूरत हाल में बेचैनी तो लामला। अब ब्लैकमेलिंग तो शेवा है हमारे मुल्क का, उसमें चलेगी, मगर मैं समझता हूँ ये अपसेट नहीं होगा। पीटीआई के अपने एमएनए जो है वो वज़ीर आज़म साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये हमेशा हुआ है, ये हमेशा हुआ है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी हुआ। तो लगता है खान साहब उसी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए वो चाह रहे हैं कि वोट भी ओपन हो जाए ताकि जो ब्लैकमेल ना ब्लैकमेल एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। अच्छा फैज साहब, एक और चीज इस वक्त जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है। कहा यह जा रहा है पिछले इलेक्शन में यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले आपस में मिल गए थे सेनेट इलेक्शन के अंदर। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं नून लीग के साथ धोखा हो जाएगा और पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई के साथ मिल जाएंगे और मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसे? जी ये पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट है। फयाज साहब से इस पे मेरे ख्याल में इस मरतबा नहीं होगा, इस मरतबा नहीं होगा। एक पीडीएम बन चुका, उनका एक इत्तेहाद है और आप देख रहे हैं पिछले दिनों में उन्होंने जलसे भी किए, एक तहरीक चला रहे हैं और वो आगे लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं। हाँ। तो इस वक्त अभी तक की जो सियासत है उसमें जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन हुए हैं जिस हल्के में, वहाँ भी पीडीएम के लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उस तरह का कोई उज़मा साहिबा से यही सवाल कर लेते हैं। उज़मा साहिबा, अगर हो जाता है इस तरह से तो पीडीएम का क्या स्टेटस रह जाएगा? इतनी जिद्दोजहद साथ की है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, साथ साथ ही थे। नून लीग को बाकायदा तौर पे ये यकीन दिलाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बार भी कुछ बातें ये तो गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी हो सकता है पीटीआई के साथ निकल जाए, नून लीग अकेली रह जाए। नहीं, ये तो देखें कि कुछ चीज़ें जैसे इन दोनों का एनालिसिस है कि भी किसी हद तक तो आपस में जो
मामलात हैं वो सेटल डाउन, लेकिन वो कोई कमिटमेंट्स तो नहीं है, मेरिट पे ही होना है जो कुछ भी होना है, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे अपने तमाम मामलात रूल्स को लेकर वो चलती हैं, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अब सारे रूल्स इकट्ठे हो गए हैं जी। इकट्ठे हो गए हैं ऑन अ वन पॉइंट कि जैसे बैलेटिंग की बात है कि जी ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हर एक का अपना एक मौक़िफ़ है, उसकी वाज़ेह एक वर्शन है कि भी ये इस तरीके से पोल होना चाहिए। ज़ाहिरी सी बात है कि जब अवाम सीक्रेट बैलेटिंग करती है तो उस हिसाब से जो है वो सेनेट तक सारा मामला कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो उस हवाले से, टेक्निकल बातों पे अगर हम बात करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली डिलीवर करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और बीइंग गवर्नमेंट वो रखना भी चाहिए पीटीआई को, क्योंकि ये सारे मामलात फिर ब्लेम वाली बात जो आ जाती है फिर वो एक दूसरे पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में ही आपको मालूम है। उमर, मैं बुनियादी तौर पर बात एक जो चीज़ है ना वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो अब थोड़े से प्राइम मिनिस्टर बन गए तो थोड़ा उनको अच्छा लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मज़ा आ रहा है उनको ना। हालांकि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस प्राइम मिनिस्टर के खेल से बाहर निकले और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए ऐसे काम करते हैं, इस मुल्क के इदारों के लिए ऐसे काम करते हैं, इस मुल्क की जो आइन साज इदारे हैं, जो दूसरी चीज़ें सारी आइनी, उनको ऐसा फ्लेवर दे जाएं, ऐसा रंग दे जाएं कि जो सारे लोगों को, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि दयानतदारी से बैठ के कहें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना, मुझे अपनी पार्टी नहीं चलानी, मुझे अपना वज़ीर आला कायम नहीं रखना, मुझे आवाम को रिलीफ देना है। देखिए इस मुल्क में आप देखें कि आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो आप ये बताएं कि जितनी मुश्किलात हैं, अभी कोरोना की बात हुई, कोई और बात हुई, कौन इनको रोक रहा है कि ये अपने इदारों को सही ना करें? नदीम कासिम साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। नदीम कासिम साहब मुझे ये बताएं, एज अ वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो अपने पीटीआई के उम्मीदवार को डिक्टेट कर रहे हैं कि 20 हलकों को, 20 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो दोबारा खुलवाया जाए। तो हमेशा यही हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई के चेयरमैन बन के सोचते हैं, ना कि वज़ीर आज़म बन के सोचा जाए। उनको कोलैबोरेटिवली को डिसीजन लेना चाहिए था, जिसमें अपोजिशन की बात को भी सुनना चाहिए था और उनको भी सुनना चाहिए था, ना कि ये कहना चाहिए कि चलो 20 पोलिंग स्टेशंस खुलवा लो। उमर, ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बने ना, ठीक है, ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। 20 पोलिंग स्टेशंस को दोबारा उसने खुलवा लो। अपने इसलिए डायरेक्ट किया अपने एमएनए को कि ताकि वो वहां पे अगर अपनी पोजीशन ले तो वो, तो मैं समझा दूं, तो अपना वो पोजीशन ले तो वो अपने 20 हल्कों के लिए स्टिफ ना हो। सही। मगर लॉ पॉइंट पे वहां पे फैसला होना है। तो इसके लिए मैं मेरे भाई वड़ाई साहब ने एक बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो ये फैसले करें और सारा लोगों को डिलीवर देखें। उसको भी शरीफ आदमी को डिलीवर करने के लिए एक वाज़ेह अक्सरियत चाहिए, उसके लिए उसको एक टीम चाहिए। अब दोनों चीजों की 2.5 साल हो गए और आप देखेंगे तीन लोगों पे की अक्सरियत से पंजाब की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है जी। अब इससे तो जो कुछ है मैं समझता हूं कि शायद अपने से बेहतर उस आदमी ने अभी तक डिलीवर किया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना पैंडेमिक, ये आप देखें 1935 के बाद इतना बड़ा करते हैं बात कोरोना पेंडेमिक पे भी करते हैं, लेकिन फिलहाल हमजा शहबाज साहब की जमानत मंजूर हुई है, उस पर बात कर लेते हैं। एडवोकेट भी हैं उज़मा साहिबा आप, और मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक है। क्या समझती हैं, हमजा शहबाज साहब जमानत पर बाहर आ गए हैं, कितनी देर के लिए बाहर रहेंगे? आप लोग तो कहते हैं जब हमारा कोई लीडर बाहर आता है उसको फिर पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, आपका क्या प्लान है, कितनी देर तक जो है वो बाहर रहेंगे? इसमें जो उन पे एलिगेशंस है ना, वो उस हवाले से जो पॉइंट वाइज या जो कोर्ट में मामला चलते हैं वो आवाम से थोड़े डिफरेंट, यानी और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन भी जिस हद तक दी जाती है पब्लिक को। बात ये है कि उन पे जो एलिगेशंस नैब ने लगाई और फिर दूसरे केसेस ये थे करप्शन, ये दोनों मामलात को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इनके पास वो स्टैंड करने के लिए जिसे कहते हैं लोकल स्टैंड आए, वो इनका लैक करता है, ठीक है। तो इस बुनियाद पे आज वो बेल आउट हुए हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट जो है वो एक मुंसिफ के तौर पे सामने है। कोर्ट का एक अपना यानी मेरिट पे मामलात को डिसाइड करने का की तरफ रुझान होता है। ये सब बातें हैं कि जी कोर्ट ने ही कर दिया, ये फ़लाँ ये हो गया, ये इस तरह, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आज उनकी अगर बेल हुई है तो डेफिनेटली ऑन मेरिट हुई है, और दोनों जो वर्शंस हैं वो तो उनको बताने चाहिए ना, नैब को भी बताने चाहिए। और
जो करप्शन के हवाले से केसेस इस्टेब्लिश किए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए, वो चीज़ भी सामने लेकर आनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट में, तो फिर उसके बाद आगे सारी बात चलती है। रही बात ये कि पॉलिटिकली ऑब्वियसली वो ट्रेंड आपको भी पता है, मैं वो इस बात में नहीं जाती, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसी तरह से ही रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा से दूसरी पार्टी की मामलात में उस तरीके से जाती है कि वो नेगेटिविटी उनके पार्ट पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होती है। तो ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड शायद बन चुका है या क्या है। तो अब इस चीज़ से अब हम 21st सेंचुरी में कब से आ चुके हुए हैं, तो 20 साल गुजर गए, तो हमें सोचना चाहिए। सही। फयाज साहब, उमर इसमें हमजा मैं साहब जो- बाहर आ गए हैं, क्या समझ सियासी मंजरनामे पे क्या हलचल मचने वाली है? उमर अगर आप देख लें पिछले एक साल दो से, तो जो लोग कौम पूरी एक तमाशा देख रही है कि कि मियां कोई अंदर आ गया, साहब बाहर अंदर चला जा गया। रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर अहमदाबाद अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, जी। केस चल रहे हैं, पेशी शहबाज हो रही शरीफ साहब जा रहे है, हैं, मीडिया पे दिखाया जा रहा है, शाहद वो रफीक साहब बयानबाजी जा हो रहे रही है, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कौम ये देख रही है कि आप इस करप्शन में से क्या निकल रहा है, क्या खजाने में कोई पैसा जमा हो रहा है, क्या इससे कोई एक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए थे उनको कुछ सजाएं मिल रही हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप करप्शन का नारा लगा रहे हैं तो लोगों को कुछ ग्राउंड पे नज़र भी आए। असल में आम बंदा जो है उसका ये मसला नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ अंदर जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ जा रहा है या वो बाहर जा रहे हैं। कौम को उलझा दिया गया इन मसाइल में, सारा दिन हम इन्हीं मसाइल में रहते हैं, बहस बीसी भी होते रहते हैं, सोचते भी इनके बारे में रहते हैं कि इनका क्या बनेगा। हालांकि कौम ये सोच रही है कि हमारा क्या बनेगा। सिस्टम तो ये देना चाहिए, जैसे ये लाइयर हैं बैठी हैं, आम आदमी को इंसाफ के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, ज़िले की सतह पर, तहसील की सतह पर, हाई कोर्ट्स की सतह पर, ताकि लोगों को इंसाफ मिले, लोग ख्वार ना हों। छोटी आप देखें छोटी छोटी हड़तालों पे कितनी देर बाद तारीख आती है और तारीखें ज़ाया हो जाती हैं, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो ख्वार हो रहा है। तो इस वक्त जो कौम का मसला है वो सिर्फ ये नहीं है, ये बात आपकी सही है कि इनकी तो आनी जानी लगी रहती हैं और गवर्नमेंट लोग तमाशा देखते रहेंगे और ख्वार होते रहेंगे, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। महंगाई बढ़ रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, तालीम का कोई हाल नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देख लें, ये सारी चीज़ें जो बड़े नायाब वज़ीर आला लाए हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब, उस नायाब वज़ीर आला को कहें कि हमने किसी ने ना नून लीग ने मना किया, ना पीटीआई ने, ना आम आदमी ने मना किया है। कोई आपको मना कर रहा है कि हॉस्पिटल्स की हालत में बेहतर ना बनाए, सड़कों की हालत बेहतर ना बनाएं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सब कुछ कोरोना पे डाल दिया जी। हाँ, कोरोना को मतलब मना तो नहीं कर रहा ना। तो ये नायाब शख्सियत जो आप लाए हैं, जो नायाब खिलाड़ी है आपका, इसको वसीम खेलना अकरम थोड़ा सा मैदान में जाए, खेले भी, थोड़ी सी बैटिंग भी करें, कोई थोड़ी सी फील्डिंग वसीम भी अकरम करें। तो ऑलराउंडर थे ना। हाँ, वैसे वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और मैं हैरान हूँ कि एक बंदा जिसको क्रिकेट खेलनी ना आए और उसको मैदान में खड़ा कर दें और उसको कहने ये खेलेगा, भाई कैसे खेलेगा, वो खड़ा रहेगा। तो ये एक टेक्निकल चीज़ सियासत है, सियासत में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सोच की, बड़े कंक्रीट स्टेप्स। आज मैं खान साहब का बयान पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि मैंने खेल से बहादुरी सीखी है, खेल में हार के मैंने बहादुरी सीखी है। उम्र, खेल में हारना और सियासत में हारना बड़ा फ़र्क होता है। बहुत फर्क होता है। खेल में आप हारते हैं तो कहते हैं जी ठीक है आज हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, ख़त्म। लेकिन जब सियासतदान हारता है तो कौमों पर असर पड़ता है, मुल्कों पर असर पड़ता है, मुल्कों की मैशत पर असर पड़ता है। बहुत तो खूब। ये मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी गवर्नमेंट को और जो जिस मकसद के लिए उसको बैठाया गया इतनी खेल बड़ी से जगह पे relate वो उसको खेल से रिलेट कर रहे हैं। खेल का खौफ और सियासत का खौफ बड़ा फ़र्क है। नदीम कासिम साहब, हमजा शाह साहब जो हैं वो बाहर आ गए हैं, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, क्या समझते हैं सियासी मंजरनामे पे क्या असर पड़ने वाला है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या खतरा लाक हो सकता है हमजा साहब से? सेनेट इलेक्शन के पैरामीटर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम, उस पर बिल्कुल मैं उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है जी, आई ओन माई जुडिशियल सिस्टम। मैं समझता हूँ कि ये जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई फैला रहा होगा तो हमारी प्रोसिक्यूशन का होगा या किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम या उनकी अगर डिज़र्व करती है तो ही मस्ट बी आउट। और हमजा साहब बाहर आ गए हैं इलेक्शन में, वो जो सिस्टम पुराना चलना था, एक बंदा और ऐड हो जाएगा, वो कोई 1-2% प्लस माइनस होके सारी एक्सरसाइज एक होगी। मैं बात, ये जो मेरे भाई वड़ैच साहब बात कर रहे थे, उमर, मैं बात करूंगा कि हमारा जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम बहुत महंगा। दुनिया, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से महंगा सिस्टम है। हमें इसको बहुत सस्ते सिस्टम पे जाना पड़ेगा सही। पब्लिक को डिलीवर करने के लिए, कि पब्लिक
एट लार्ज पब्लिक एंजॉय करे। हम पब्लिक के टैक्सेस से सब कुछ कर रहे हैं, तो वो पब्लिक के टैक्सेस जो हैं उनको रिवर्स होने चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी इंश्योरेंसेस में, हमारे मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ में हम पब्लिक को रिटर्न करें। हमने तो हमारा, आप कौमी असम्बली की सारी कार्रवाई देख लें, आप सूबाई असम्बलीज की कार्रवाई देख लें, आप देखें सही कि हमारी लेजिस्लेशन कितनी हुई है और हमने क्या किया है। और हम बार बार अपने डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान लगाई जा रहे हैं। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा और हमारे पार्लियामेंटेरियन को उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अब पंजाब के वज़ीर आला की भी बात हो गई है, KPK के वज़ीर आला की भी बात हो गई है, सिंध हुकूमत के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आवारा कुत्तों का मामला था, सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात में फिर से इजाफा देखा गया है और अब जो है वो एक बयान सामने आया है और सिंध हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जिस भी इलाके में कुत्ता काटने के वाक़यात सामने आएंगे वहाँ के MPA को मुअत्तल कर दिया जाएगा। फयाज साहब, एक स्टेटमेंट आई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। मामला पहले भी जो है वो गर्दिश कर रहा था और जब ख़त्म करने के, कुत्तों को ख़त्म करने की बारी आई, कुत्तों को मारने की बारी आई, जब कहा गया कि ख़त्म कर दिया जाए जहाँ पे आवारा कुत्ते देखे जाएं, तो बख्तावर भुट्टो साहिबा ने एक बड़ा मैसिव तरीके का ट्वीट दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मामला रोक दिया गया। लोगों की जान को खतरे में डाला। अगर यही सूरत आ रही ना, अदालत के इसको हुक्म पे के जिस इलाके में कुत्ते किसी को काटा तो MPA फारग हो जाएगा, बड़ी जल्दी सारी असम्बलियाँ फारग हो जाएंगी। ठीक है, ये तो एक ज़िमनी बात होगी ना। ये बात सही है आपकी। इस तरह के छोटे छोटे और भी बहुत से मसाइल हैं, सेहत के हवाले से मसाइल हैं, एजुकेशन के हवाले से मसाइल हैं। ख़ास तौर पर जो सेहत है ना, उस पर तो इनको तवज्जो दे नहीं रहे। पता नहीं इनको किसी ने मना किया हुआ कि आप किसी भी बड़े से बड़े सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ, जो सूरत हाल है आप देखकर हैरान हो जाए। जिस तरह वो कहते हैं घर में मरीज़ रहे तो शायद बच जाए, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो 100% चांस हो जाते हैं कि वो चला जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सियासत से बालातर हैं। ये जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना, चाहे सिंध की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को या बल्कि KPK की, इनको चाहिए कि सियासत से बालातर होकर कुछ उन लोगों के लिए भी सोचें जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन लोगों ने आपको इज़्ज़त दी और इस मकाम पर पहुंचाया। अब वक्त है कि संजीदगी से उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए सोचें। लोगों को सेनेट के इलेक्शन में, लोगों को आम ज़िमनी इलेक्शन में ना उलझाएं। ये लोगों के मसले नहीं हैं। लोगों के मसले ये हैं कि उनको रिलीफ दें। और आम आदमी को जो आज आपको मैं बताऊं कि ये जो महंगाई है ना, ये घर के किचन तक पहुंच गया है। और अब कोई भी इलेक्शन होगा ना उमर, तो देख लेना आपको खान साहब को वोट कितने पड़ेंगे कि जब किचन में महंगाई की आवाज़ चली जाती है तो उसका जो रिज़ल्ट का, उसका जो वोट, जहाँ वोट डालते हैं ना, वहाँ पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इस तरह उनको वोट नहीं मिलेंगे, वो पजीराई नहीं मिलेगी। बड़ी सोचने की बात है सबके लिए। लेकिन चूँकि ये जैसे कह रहे हैं ना, ये बड़ा महंगा सिस्टम है। ये चालाक लोग हैं हमारे सियासतदान, उन्होंने कौम को उलझाया हुआ है अपने मकासद में ना। मैं उससे लड़ रहा हूँ। जब आपस में मिलते हैं तो जफ्फियाँ डालते हैं, गले मिलते हैं, गप्पे आंकते हैं, अखबारात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लगता है कि इनसे बड़ा एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं है सारे अंदर से। ठीक तो है, सारे मिलकर अगर सोचें, सारे मिलकर अगर ज़हन को साफ करें, दिल को साफ कर लें कि हमने इस मुल्क के लोगों के लिए भी कुछ करना है। इन बेचारों का क्या कसूर है जो दिन रात महंगाई के चक्की में उन पर और उनके सूरत टाइट होती जा रही है। तो ये अगर सारी चीज़ें सोचें। एक्चुअली बात यह है उमर के अपोजिशन की जो मेन चीज़ होती है ना, हमारे मुल्क का मसला ये है कि अपोजिशन जो है वो उसका कोई किरदार नहीं होता। अपोजिशन को मेन रोल जो होता है ना, हुकूमत तो काम करती है, हुकूमत का काम है गलतियाँ करना। अपोजिशन का काम है कि हुकूमत को उन गलतियों से रोकना, उनको पिन पॉइंट करना। लेकिन क्योंकि अपोजिशन में अपनी फ्लाज होते हैं, अपनी कमी होती है, तो अपोजिशन उस तरह का रोल नहीं अदा कर पाती। लेकिन एक इलेक्शन के लिए पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, इतना बड़ा जलसा कर देती है, प्रोटेस्ट कर देती है, तो वो जो लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उन पे अपोजिशन क्यों नहीं किसी ऐसे मसले पे क्यों साथ देती जो असल अवाम का मसला है। ठीक है। नदीम कासिम साहब, मुझे ये बताइएगा, आवारा कुत्तों का मामला है और जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जो है वो सारे मामले जो है वो सूबों पर डाल देती है। 18वीं तरमीम के बाद से वज़ीर साहब बारहा बोलते आए हैं कि सूबों का अपना फैसला है, खुद करें। अब अवाम की जान के लिए जो है वो क्या वफाकी हुकूमत जो है वो खुद कोई एक्शन नहीं ले सकती आवारा कुत्तों को ख़त्म करने के? मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मैं लाहौर के एक पोश एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे कुत्तों के गौलों के गौल फिरते थे। मैंने कंप्लेंट करनी कारपोरेशन को, तो कारपोरेशन के लोगों ने आना, उनको फायर करके तो 10, 20, 30 कुत्ते मार के चले जाना। अब मुझे पता चला कि एक ऐसे शहर में जहां हर वक्त इंसानियत से सख्ती है, लोग
अस्पतालों में पहुंचने से पहले सड़कों पर मर जाते हैं, लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं, तो हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने असेंबली क्वेश्चंस करके उनको रोक दिया। उन्होंने कहा ये क्रूअल्टी है, कुत्ते को मारना क्रूअल्टी है, तो आप उसके लिए करें क्या, आप उसकी नस्ल को बंद करने के लिए उसके साथ कोई फैमिली प्लानिंग का कुछ सिस्टम लेके आए हैं कि आप उसके जरिए उसको ट्रीट करें। और नहीं उस टीम को 12 दफा बुलाने की कोशिश की है, वो डरते बेचारे बात सुनने के लिए आने के लिए तैयार नहीं। साहब खासा मुश्किल काम बता रहे हैं। उन्होंने किया, मैंने नहीं किया, वो मैडम कुछ लोग हैं, वो ये नहीं कि वो मेरी पार्टी के हैं, दोनों साइड के हैं। फनी ना कि आप प्लानिंग या आपका जो डिलीवरेंस है वो डिलीवरेंस उस तरह से नहीं हो रहा ना। यहाँ जहाँ जहाँ पे लैग कर रही है गवर्नमेंट पे बात आ रही है तो उसे सोचना चाहिए, यही तो वो बात है। तो आपकी तो इत्तेहादी पार्टी है, पीडीएम आजकल इकट्ठे हैं, उन्हें कहें खत्म करें, क्या कर रहे हैं? अगर हमारी इत्तेहादी पार्टी है तो वो तो लोकल अवाम के रिलीफ की जो बात की गई है उस पर तो कोई दो राय है नहीं। और जो अपोजिशन है उसने साफ कहा कि जी हम इन मामलात में पूरा उस हिसाब से हम तो खुद चाह रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं और हम रियलाइज़ भी करवा रहे हैं कि जी इसको इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए। और जाहिर सी बात है कि आप मैंडेट अगर देते हैं या आप कोई गवर्नमेंट लेकर आते हैं तो वो क्यों लेकर आते हैं कि वो अवाम की तमाम मामलात को पहले इंश्योर करेगी, फिर वो सेकंड जो है उस पर पॉलिटिकली मतलब अपना एक रोल भी प्ले करेगी। साइमल्टेनियसली दोनों बातें चलती हैं, लेकिन इस चीज़ को उसके साथ रिलेट कर देना ये बहुत गलत है। नहीं मैडम प्लीज एक मिनट के लिए, उमर जरा एक मिनट के लिए देखें। नो डाउट कि आपका चीफ मिनिस्टर जो था ही वाज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एडमिट करता हूँ, बड़ी मेहरबानी। मगर उस एडमिनिस्ट्रेटर ने किया क्या कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उससे नीचे निकल के कुछ भी नहीं किया। हमारी गवर्नेंस इसी लेवल की, जिस लेवल की आज है उस वक्त भी इसी लेवल की थी। पंजाब में नीचे यही कुछ चल रहा था, बल्कि इससे कुछ बुरे मसाइल थे। नहीं, जो प्रोजेक्ट्स की बात है अगर तो वो आवाम को रिलीफ गिविंग थे तो डेफिनेटली, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उन दिनों में जिस कदर खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल्ड थी, और कंपैरेटिवली एवरीवन इज सेइंग कि जी इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है। लाहौर में या पंजाब में, सिंध में तो जो हालात रहे हैं और जो 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे फयाज साहब ने कहा कि जी ये कुत्तों को मारने वाला मामला जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये इंसानियत को प्रिविलेज होना चाहिए, अशरफुल मखलूक़ात है। उसको ये नहीं कि जी आप कुत्तों से प्यार करते हैं तो आप उसको कहें कि जी नहीं ये तो गलत बात हो गई है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए और उस पर अपोजिशन का कोई इस तरह का नेगेटिव रोल नहीं है। प्रोग्राम का थोड़ा सा लाइट मोड रखें ना कि आप जैसे आप बार बार कुत्तों का जिक्र करते जा रहे हैं, तो मैं नहीं कह समझता हूँ, अगर वज़ीर से बड़े बड़े काम आप ना भी लें तो हमारे जो वज़ीर जिस इलाके से रखते हैं ये कुत्ते मारने में तो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप इससे काम ले सकते हैं। बड़ी बात लाइटर नोट पे नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और देखना ये है कि कितने अरसे में जो है वो सिंध से जो है वो कुत्तों के मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, इंसानियत को जो है वो फ़ौक़ियत दी जाएगी। अशरफुल मखलूक़ात है जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला है, और अब देखना ये है कि कब तक जो है वो ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब बारहा बोलते आए हैं सूबों का अपना ज़ाती फ़ैसला है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इंसानियत की जान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल क्रिकेट भी लोटी है और PSL का अगला मरहला जो है वो कराची से लाहौर आ रहा है, और SOPs के साथ आपसे गुजारिश है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और अच्छे तरीके से मैचेस से महसूस होइए। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई है और बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं जिनको देखने के लिए हम लोग तरसते थे। 15-15, 20-20 साल से उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। शफाफ तरीके से क्रिकेट खेलिए, कोरोना SOPs पर अमल करिए। पैनलिस्ट से मैं इजाज़त चाहूँगा। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम कासिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, एडवोकेट उस्मा साहिब आपका भी बहुत शुक्रिया। समात लेकर आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।